नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी रूस यूक्रेन विवाद की। कर्नाटक में हिजाब मामले पर पूरी हुई सुनवाई की। जानेंगे यूपी चुनावों में आज कहां किस दल का रहा जोर। महंगाई को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी ने उठाए क्या सवाल। बात करेंगे बीजेपी को हराने की तैयारी में जुटे उसके सहयोगियों की। बिटकॉइन की मंजूरी पर कोर्ट के सवाल की। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में छठे चरण के चुनावों को लेकर एडीआर रिपोर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती हुए एनसीपी चीफ नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मलिक को किया है गिरफ्तार। मुश्किल में नवजोत सिंह सिद्धू 33 साल पुराने केस ने बढ़ाई पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मुसीबत। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा है जवाब। पीड़ित परिवार ने याचिका दाखिल कर की है सजा की मांग। 26 मार्च से 29 मई के बीच आईपीएल मुकाबले। आईपीएल में इस बार 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। आईपीएल 2022 में कुल 70 मैच मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1328 अंकों की तेजी के साथ 55,858 तो निफ्टी 410 अंकों की तेजी के साथ 16,658 अंकों पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनाव अब संघर्ष का रूप ले चुका है। यूक्रेन के कई शहर रूस के निशाने पर हैं। इस बीच यूक्रेन में 20,000 भारतीय भी फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशें चल रही हैं। दुनिया मामले के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी रूस को वार्ता का प्रस्ताव दिया है, लेकिन रूस ने वार्ता के लिए शर्त लगा दी है। तो क्या है रूस की शर्त और क्या है यूक्रेन के हालात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस विवाद का असर सिर्फ इन 2 देशों पर ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिससे सभी देश लगातार इस मामले को बातचीत से सुलझाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि रूस अब अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है और रूस ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए बड़ा बयान दिया है। इस विवाद के बीच रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन सरेंडर करने को राजी होता है तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत के लिए न्योता भेज दिया है, लेकिन रूस की शर्तों से साफ है कि बातचीत के लिए माहौल यूक्रेन को ही तैयार करना होगा। इस विवाद से भारत में भी हलचल बढ़ गई है। गुरुवार की रात पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात की। कल शनिवार दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आज भारत से 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना किए गए हैं। दरअसल यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र फंस गए हैं। ऐसे में विपक्ष ने मोदी सरकार की लापरवाही को लेकर उसे घेरा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूक्रेन में हमारे हजारों छात्र फंसे हैं, लेकिन पीएम मोदी सो रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष ने पीएम से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है। यानी आज का पूरा दिन काफी हलचल भरा रहा। अब देखना होगा कि रूस का अगला कदम क्या होता है। क्या यूक्रेन सरेंडर करेगा या रूस अब बात करने के लिए राजी हो जाएगा। यूक्रेन में हालात मुश्किल दिख रहे हैं। जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन संकट पर टिकी हुई हैं, तो दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट पर भी लोगों की नजरें लगी हुई थी। हाईकोर्ट हिजाब मामले में सुनवाई कर रहा है और कोर्ट ने ये संकेत पहले ही दे दिए थे कि वो इस मामले में जल्द ही फैसला सुना सकता है। तो आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहना जाए या नहीं, इस पर जल्द फैसला होने वाला है। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि इस मामले में सुनवाई पूरी कर लेगा। गुरुवार को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था इस मामले में दोनों पक्ष जल्द से जल्द अपनी दलीलें पूरी कर ले। दोनों पक्षों को 2 से 3 दिनों के भीतर लिखित आवेदन देने को भी कहा था और आज हिजाब विवाद पर सुनवाई के 11वें दिन हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। इस बीच सुनवाई के 10वें दिन गुरुवार को 3 जजों की पीठ ने उन वकीलों की दलील सुनी जिन्होंने हिजाब के अधिकार के लिए जोर शोर से दबाव बनाया। हिजाब पहनने के अधिकार से वंचित छात्राओं के वकील डार ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कई तर्क पेश किए। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए जीने और मरने का सवाल है। उन्होंने पीठ के सामने कक्षाओं में हिजाब को प्रतिबंधित करने का आदेश पारित करने वाली राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की थी। वहीं वकील देवदत्त कामत ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के खिलाफ तर्कों और पिछले फैसलों की नजीर पेश करते हुए हिजाब पहनने की दलीलों का खंडन किया।
उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के संबंध में जारी सरकारी आदेश साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के लिए लड़कियों को शिक्षण संस्थानों में रोकना उनके शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करता है। कामत ने कहा कि इस्लाम के तहत हिजाब पहनना एक जरूरी प्रथा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिनियम और वर्दी नियम सामाजिक सुधार का पैमाना नहीं हो सकता और हिजाब पहनना प्रतिगामी प्रथा नहीं है, जैसा कि एडवोकेट जनरल ने कहा। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अगले हफ्ते कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हिजाब मामले का असर पूरे देश पर दिख रहा है और खास तौर पर यूपी में कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। वैसे हिजाब के अलावा यूपी में कई और मुद्दे चुनावों में छाए हुए हैं। 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था, तो किस दल ने आज कहां दिखाया जोर, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। आज सभी सियासी दलों के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे। यूपी में आज बीजेपी, एसपी के साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार करते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की, तो वहीं एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। फिलहाल बीजेपी ने यूपी में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। राज्य में महज 3 चरणों का मतदान बचा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह की पहली जनसभा अंबेडकर नगर के आलापुर में हुई, जहां उनके निशाने पर एक बार फिर सपा चीफ अखिलेश यादव थे। कौशाम्बी के सिरातू में भी उन्होंने जनसभा की। सिरातू से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवार है। सिरातू में आज एसपी की तरफ से जया बच्चन और डिम्पल यादव ने भी पल्लवी पटेल के लिए चुनाव प्रचार किया और सपा के लिए वोट मांगे। फिलहाल आज 5वें चरण के मतदान से पहले खत्म हो रहे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी की पहली जनसभा आज सुल्तानपुर के कटरा खानपुर में हुई, जहां उन्होंने सपा पर निशाना साधा। वहीं एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने बहराइच और अयोध्या का दौरा किया। साथ ही अयोध्या के मिल्कीपुर में भी चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अयोध्या में बड़ा रोड शो भी किया, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और वादों की झड़ी लगा दी। सपा ने दावा किया कि यूपी से तो बीजेपी साफ होगी ही, साथ ही अयोध्या में भी बीजेपी को हार मिलेगी। 27 फरवरी को अवध और पूर्वांचल के जिन जिलों में वोट डाले जाने हैं वो हैं अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और गोंडा। इन जिलों को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2017 में बीजेपी ने यहाँ की 47 और उसकी सहयोगी अपना दल ने 3 सीटें जीती थी। 5 सीटें बीएसपी, 3 सपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस चरण में सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद पश्चिम से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद दक्षिण से नंद गोपाल नंदी, प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से मोती सिंह जैसे मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पूर्व मंत्रियों में अवधेश प्रसाद, तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी इस चरण में मैदान में हैं। अखिलेश ने रामनगरी अयोध्या से योगी सरकार को घेरा, तो राहुल गांधी यूपी चुनावों में प्रचार करने के लिए अमेठी पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी थी। अमेठी में चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब मतदाताओं की बारी है। जिन सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग है, वहां प्रचार समाप्त होने से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा दी। 5वें चरण में अमेठी, सुल्तानपुर में भी मतदान होना है, जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस यहाँ पहले जितनी मजबूत नहीं रही है, लेकिन पार्टी अब अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तो लगातार यूपी में सक्रिय हैं और अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर आए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ अमेठी में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे। अमेठी पर कांग्रेस का दशकों तक वर्चस्व रहा है। अमेठी में राहुल गांधी ने योगी सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि चुनाव में नरेंद्र मोदी जी रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? BHEAL बेच रहे हैं, HAL बेच रहे हैं, तेल की कंपनियां बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दी, मगर अपने भाषणों में ये क्यों नहीं कहते कि मैंने 2014 में वादा किया था, मैंने इतने युवाओं को रोजगार दिलवाया और आने वाले समय में इतने रोजगार और देने जा रहा हूं। वो ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि आज किसान को जो मिलता है वो उनसे छीना जाए और हिंदुस्तान के
2 से 3 अरबपतियों को दे दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अगर आप रोजगार चाहते हैं तो रोजगार पैदा करने का टिकट आपके हाथ में है, मगर आप कभी धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं, कभी जाति पर वोट दे देते हैं। आप अपने भविष्य के लिए कभी वोट नहीं डालते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। किसानों के लिए छुट्टा जानवर भी अहम मुद्दा है। ऐसे में अगर आप गलत सरकार चुनेंगे तो अगले 5 साल पछताएंगे। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वोट की अपील तो की है, लेकिन देखना होगा कि जनता उनकी अपील पर कितना ध्यान देती है। अखिलेश हो, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, ये सभी लगातार योगी और मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि सरकार को घेरने की, लेकिन अब तो सहयोगी भी बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। बीजेपी के सहयोगी ने तो योगी सरकार की हार की भविष्यवाणी ही कर दी है। कहते हैं राजनीति में ना कोई सच्चा दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन, और जब चुनाव आते हैं तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। अब यूपी चुनाव में बीजेपी के अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और यहाँ तक कि उसे जमकर चुनौती भी दे रहे हैं। बिहार में एनडीए का दामन थाम कर सत्ता पर राज करने वाली विकासशील इंसान पार्टी अब यूपी चुनाव में बीजेपी को ललकार रही है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वादा करते हैं और फिर चुनाव के बाद अपने वादे को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब हम योगी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, तब बीजेपी को एहसास होगा कि निषाद समुदाय बीजेपी से कट चुका है। इतना ही नहीं, सैनी ने कहा कि यूपी से बीजेपी की विदाई के बाद बीजेपी को एहसास हो जाएगा कि निषाद समुदाय को आरक्षण देना ही होगा। सैनी ने चेतावनी भी दी कि अगर बीजेपी ने निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं दिया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने चुनाव में जीत की ताल भी ठोकी। सैनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 महीने पहले ही हमारी पार्टी सामने आई है और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने 102 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार ने बहुत सारी सीट पर हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया और अब हम 55 से 56 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सैनी ने 24 सीटों पर अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। अब सैनी ने जीत की ताल तो ठोक दी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन नेताजी से पहले एक बात तो साफ है कि सहयोगी दलों की हुंकार से बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। बीजेपी के सहयोगी ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष तो पहले से ही योगी सरकार की मुसीबत बना हुआ था। अब ऐसे में बीजेपी के लिए राह और मुश्किल हो गई है, लेकिन देश में बिटकॉइन की राह जरूर आसान हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछ लिया है कि बिटकॉइन वैध है या अवैध। भारत में बिटकॉइन वैध है या अवैध? देश में क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह का प्रतिबंध है या नहीं? प्रतिबंध को लेकर कोई नियम मौजूद भी है या नहीं? ऐसे कई सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अपना रुख साफ करें। भारत में बिटकॉइन वैध है या अवैध? कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद होगी। दरअसल ये पूरा मामला अमित भारद्वाज और उससे जुड़े 87,000 बिटकॉइन को लेकर है। आरोपी का दावा है कि देश में बिटकॉइन को लेकर कोई कानून नहीं है और इसी के चलते वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से जांच में सहयोग करने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से राहत भी दे दी। दरअसल बिटकॉइन मामले में मार्च 2018 में अमित भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 1 साल बाद अप्रैल 2019 में उसे जमानत दे दी गई। अमित पर आरोप है कि वो बिटकॉइन का व्यापार कर रहा था। उसने 10% मुनाफे की गारंटी वाली MLM स्कीम भी चलाई और लोगों से निवेश कराया। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी चुनावों में उतरे दागी उम्मीदवारों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का केंद्र अब पूर्वांचल बन चुका है। पश्चिमी यूपी, ब्रज, रोहेलखंड, बुंदेलखंड के साथ ही अवध की ज्यादातर सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 27 फरवरी को 5वें चरण में वोटिंग है। इसी दिन अयोध्या में भी मतदान होगा। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो गया। इसके साथ ही छठे चरण का प्रचार भी तेज हो गया। ऐसे में देखते हैं कि छठे चरण में किस दल ने कितने दागी उम्मीदवारों को दिया है टिकट। यूपी विधानसभा चुनावों के चलते यूपी में सियासी पारा अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों ने अब 3 मार्च को होने वाले छठे चरण के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। राजनीतिक दलों ने पार्टी उम्मीदवारों के चयन में सिर्फ एक योग्यता को जरूरी समझा और वो है जीतने की क्षमता। इसके लिए बाकी के सभी पैमानों की अनदेखी कर दी गई।
छठे चरण में जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनके इतिहास की पड़ताल करें तो साफ दिखाई देगा कि दागियों को टिकट देने के मामले में सभी दलों ने दरियादिली दिखाई है। इसे लेकर एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि किस दल ने कितने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है और कौन सा उम्मीदवार है कितना धनी। रिपोर्ट के मुताबिक छठे चरण में दागी उम्मीदवारों की अच्छी खासी संख्या है। वहीं इस चरण में करोड़पतियों की भी भरमार है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान है, जिसमें 676 में से 182 प्रत्याशियों यानी तकरीबन 27% प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले हैं। दागी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा यानी 40 प्रत्याशी सपा के हैं। इस रिपोर्ट में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने कई दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, इनमें तकरीबन 23% उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो सपा के 48 में से 40, बीजेपी के 52 में से 23, कांग्रेस के 56 में से 22, बीएसपी के 57 में से 22 और आप के 51 में से 7 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि सपा के 48 में से 29, बीजेपी के 52 में से 20, कांग्रेस के 56 में से 20, बीएसपी के 57 में से 18 और आप के 51 में से 5 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में करोड़पतियों की भी भरमार है। रिपोर्ट के मुताबिक छठे चरण में 670 में से 253 यानी 38% करोड़पति उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के 48 में से 45, बीजेपी के 52 में से 42, बीएसपी के 57 में से 44, कांग्रेस के 56 में से 26 और आप के 51 में से 14 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके अलावा अगर बात करें पढ़े लिखे उम्मीदवारों की तो 382 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।